children, this is Push English and I'm Renuka Singh. I'm here with the MCQ series for articles. So some of the examples from article. So here goes one. And you are Karuna and you are asked to write an article on the problem of healthcare to the common man due to many reasons. Okay. तो आर्टिक आप करुणा हो, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं. यू कैन सी देयर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्वेश्चंस. ठीक है, और इन 7 क्वेश्चन में से आपको कोई 6 करने होंगे, ये भी ध्यान रखना. सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर करुणाज आर्टिकल. तो ऑब्वियसली करुणा का जो आर्टिकल है वो हम एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन. तो इससे बेहतर तो कोई और हेडिंग दिख नहीं रही है, क्योंकि टाइटल में ये क्वेश्चन में ही आ गया कि हाउ टू प्रोवाइड. मतलब आपने ना सिर्फ ये बताया कि हेल्थ केयर क्या होता है, बल्कि कॉमन मैन को कैसे प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट है. हालांकि सब में यही चीज़ कही गई है, देखिए, लेकिन द वे दिस इज़ पुट अप, दिस इज़ मेकिंग इट मोर क्लियर हाउ इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर टू द. ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ बता नहीं रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट, हम प्रोवाइड कैसे करना है ये भी हमें बताना है. उस आर्टिकल में ये भी लिखा होगा. तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये उतना करेक्ट नहीं, ये उतना करेक्ट नहीं, ये हाफ है, तो ये कंप्लीट है. ये पूरा कंप्लीट, इस टाइटल को देते ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने दे दी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वाइल इलेबरेटिंग द कॉजेज़ फॉर द पुअर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन विच इज़ द कॉज करुणा शुड नॉट इंक्लूड. अब जब वो एलेबरेट कर रही होगी करुणा, हेल्थ केयर के बारे में कॉजेज़ बता रही होगी, कॉमन मैन किस किस्म के हेल्थ केयर, पुअर हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस करता है अपनी सेहत से संबंधित, तो उसे इनमें से कॉजेज़ बताते वक्त, ध्यान रखना, कॉजेज़ बताते वक्त, कारण बताते वक्त आपको कौन सा, मतलब करुणा कौन सा इनमें से पॉइंट इंक्लूड नहीं करेगी. ठीक है, पोल्यूशन करेगी, राइजिंग पोल्यूशन, फास्ट और कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक कॉज है, ये भी एक कॉज है. न्यूट्रिशियस फूड की कमी, ये तो है ही है. लैक ऑफ हाई स्टेटस, तो ये तो इन्हें तो इंक्लूड करना है उसने. ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं करना है. तो ये बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हमारा आंसर यही है, शी शुड नॉट इंक्लूड विच वन. तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका लैक ऑफ हाई स्टेटस. इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है पुअर हेल्थ केयर से. ठीक है ना. हाँ, ये ज़रूर है, ये तीनों कारण हैं, कारण की बात हो रही है. स्टेटस आपका हाई है तो हेल्थ केयर पुअर कहीं ना कहीं रिलेटेड है इनडायरेक्टली, बट हमें उसका कॉज ढूंढना है. और पोल्यूशन, न्यूट्रिशियस फूड की कमी होना, बढ़ता हुआ पोल्यूशन, और हमारा जो एक कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाते. पोल्यूशन की वजह से हम फ्रेश एयर नहीं हमें मिल रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और पुअर हेल्थ केयर ऑब्वियसली उससे रिलेटेड है. ठीक, तो सबसे आंसर, करेक्ट आंसर हो गया शी शुड नॉट इंक्लूड. ये गलती कर देंगे अगर आप, ये नॉट आपसे मिस हो गया तो डिकोड ज़रूर करिएगा और एनालाइज करते हुए लिखिएगा. ठीक है, अब आते हैं विच ऑप्शन वुड नॉट हेल्प करुणा विद द रेलिवेंट आइडियाज़ फॉर दिस आर्टिकल. यानी करुणा ने जो आर्टिकल में आइडियाज़ इंक्लूड करने हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा उसकी हेल्प नहीं करेगा, यानी जो रेलिवेंट है उसको टिक लगाते जाइए. सो अर्लियर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर यूज टू बी अ चैरिटेबल एंड एथिकल एक्टिविटी. पहले हेल्थ केयर प्रोवाइड करना एक चैरिटेबल, एक एथिकल एक्टिविटी मानी जाती थी. ठीक है, ये हो सकता है कि पहले लोग चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को खाना दे देते थे, अच्छा खाना देते थे, और एथिकल एक्टिविटी थी. टुडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़. अब ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये कोई रिलेटेड नहीं है उससे, कैसे मैं बताऊंगी अभी. पहले थर्ड पे आते हैं. टुडे इट हैज़ बिकम कमर्शलाइज्ड एंड मनी स्पिनिंग बिजनेस. आजकल जो हेल्थ केयर के नाम पर, ये वो इंक्लूड करेगी ज़रूर, क्योंकि ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है कि कॉमन मैन तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आजकल हेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कमर्शियलाइज होती जा रही हैं, और एक मनी स्पेंडिंग बिजनेस हो गया. क्योंकि हेल्थ का लेना देना हमारे फूड से है, हेल्थ का लेना देना हमारे लाइफस्टाइल से है. ठीक है ना, हेल्थ का लेना देना हमारे एनवायरनमेंट से है. और ये सारी ये चीज़ें आजकल देखिए, इनका कमर्शलाइज होना ऑब्वियसली इन चीज़ों को हम तक नहीं पहुंचने दे रहा है, कॉमन मैन तक नहीं पहुंचने दे रहा है. नतीजा पुअर हेल्थ की. ठीक है,
सो द प्राइवेट सेक्टर इज़ द डोमिनेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन इंडिया, ये भी वो इंक्लूड करेंगी कि जो सबसे प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया में, ये भी इंक्लूड कर सकती है। कौन सा इसमें नहीं मदद करेगा, और वो ये कि आजकल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दे आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। आपको लगता है पूरी तरीके से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ है? कुछ हद तक कुछ सुधार हो रहा है, बट फिर भी अभी भी यहाँ पर भारत में सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, सो विद सजेशंस फ्रॉम दो। अब देखो बेटा, ये हमारे व्यूज़ हैं, हम करुणा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। आपका जो विचार बनेगा, आपका जो ओपिनियन होगा, आप उसके हिसाब से आंसर दोगे। ठीक है, अब आते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन ये कहता है कि विद सजेशंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब ये सजेशंस दिए गए हैं आपको, ये ये 3 आपको सजेशन है, और ऑल ऑफ द अबव होगा तो ऑब्वियसली आप 4th मार्क कर लोगे, जो अप्रोप्रिएट है करुणा के आर्टिकल के लिए। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी कंसर्न अबाउट पुअर पीपल एंड गिव मेडिसिन एट अ सब्सिडाइज रेट। ये बिल्कुल एक अच्छा सोल्यूशन, एक अच्छा सजेशन दे रही है करुणा कि भाई गवर्नमेंट को गरीब लोगों को मेडिसिन सब्सिडाइज रेट पे देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये भी एक सही तरीका है, सरकारी अस्पताल कम है, ज़्यादा बढ़ाए जाएँ ताकि लोगों को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध हो सकें। एंड गवर्नमेंट शुड पास स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा रोल इनका ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फिर भी कुछ काम तो हो ही रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो है मनमानी चलती है, उनके जो हाइक होती हैं, आई मीन जो मेडिसिन्स हैं, जो उनके चार्जेस हैं, वो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, सब ने अपना अपना लगाया। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए 4th। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे पॉइंट वो सजेशन में कवर अप कर सकती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। व्हाट शुड करना इंक्लूड इन दिस आर्टिकल। करना को क्या करना चाहिए? सिर्फ अपना ओपिनियन इंक्लूड करना चाहिए, रिटोरिकल क्वेश्चंस भी होना चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स भी होनी चाहिए, या बहुत सारा टेक्निकल लैंग्वेज और जार्गन का क्या मतलब होता है बच्चों? स्लैंग्स, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए? हम बच्चों को टेक्निकल वर्ड्स और जार्गन्स यूज़ करने के लिए मना करते हैं, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन अब करुणा को इंक्लूड करना चाहिए तो भाई तीनों होना चाहिए, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ होती है आप अगर, वैसे रिटोरिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब पहले बता दूं, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है इट इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ मियरली आस्क्ड फॉर इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट के लिए, विद नो आंसर एक्सपेक्टेड। स्पीच में, डिबेट में, आर्टिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर, राइटर या ऑरेटर द्वारा। क्यों? क्योंकि द आंसर में बी ऑब्वियस, मतलब वो तुरंत क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है, सबको पता है, या फिर ये कह लीजिए कि वो इमीडिएटली प्रोवाइड किया जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर बाय द स्पीकर और बाय द राइटर। ठीक है, अब इसमें तो अब आर्टिकल आप लिख रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैफिक रूल्स के ऊपर कुछ आर्टिकल लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड इन नॉट फॉलोइंग दी रूल्स। ठीक है ना, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड टू हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड नॉट टू फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स। मैं ऐसी बेवकूफ़ क्यों बन गई, या मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, ये मतलब है। ठीक है, तो रिटोरिकल क्वेश्चंस ये होते हैं, ये भी ज़रूरी है, अपना ओपिनियन देना भी ज़रूरी है, और एक रेंज भी होना चाहिए। और इसमें सबसे तगड़ा वाला पॉइंट है भाई, मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर, रिटोरिकल क्वेश्चन बच्चों को हम बोलते हैं कि ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर टेक्निक का अलग अलग रेंज बच्चा यूज़ करेगा आर्ग्यू करने के लिए, परसुएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जाता है। सो ये तीनों करेक्ट हैं, और इसमें सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे करेक्ट मुझे ये लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं 29 के बाद 30 क्वेश्चन पर, नहीं सॉरी 29 क्वेश्चन पर 28 के बाद। तो भाई इसमें नंबरिंग यही है, इसलिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, तो 29 है आपका कि कौन सा कोट करुणा को, इसमें से कौन सी कोटेशन करुणा को यूज़ करना चाहिए सेंट्रल आइडिया समराइज़ करने के लिए। अब देखिए, बड़ी मुश्किल चीज़ है, आपको पुअर हेल्थ केयर कॉमन मैन, इसके कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स, सॉल्यूशंस, सजेशंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, या ये सारी चीज़ें बताएंगे।
किसी भी आर्टिकल में। यहाँ पे इन पर्टिकुलर करुणा के आर्टिकल में मुझे ऐसा लगता है कि हम फर्स्ट के साथ जा सकते हैं। अब आप समझाती हूँ आपको कैसे, क्योंकि डिजीज़, सिकनेस और ओल्ड एज ये हर परिवार को, हर इंसान को छूती है। ट्रेजेडी डज नॉट आस्क हु यू वोटेड फॉर, ठीक है ना। हेल्थ केयर इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, मैसाचुसेट्स सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन का ऐसा कहना है। तो मुझे लगता है अपने आर्टिकल को समराइज़ करने के लिए ये कोटेशन बेस्ट रहेगा। दूसरे वाले को भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि वो क्यों उतना सूटेबल नहीं रहेगा। द आर्ट ऑफ मेडिसिन कंसिस्ट ऑफ अम्यूजिंग द पेशेंट वाइल नेचर क्योर्स द डिजीज़। अब आर्ट ऑफ मेडिसिन यानी एक दवाई जो होती है उसकी कला होती है कि पेशेंट को कैसे अम्यूज़ किया जाए, और उसी दवा का जो नेचर होता है वो उस डिज़ीज़ का इलाज करता है। तो ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक मेडिसिन का नेचर बता रहा है। मतलब ये कोटेशन डिज़ीज़ या सिकनेस या हेल्थ के बारे में ना करके मेडिसिन के बारे में उसकी क्वालिटी हाईलाइट कर रहा है, इसलिए ये सूटेबल नहीं होगा। ठीक। इन माई ओपिनियन आवर हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ फेल्ड व्हेन अ डॉक्टर फेल्स टू ट्रीट एन इलनेस दैट इज़ ट्रीटेबल। तो ये है, कुछ हद तक ये कोटेशन यूज़ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ कोई ओपिनियन, मतलब केविन एलन ली का कहना है कि उनके ओपिनियन में हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, फेल होता है अगर एक डॉक्टर अगर किसी बीमारी का इलाज ना कर पाए जो वो ट्रीटेबल हो, मतलब ऐसी बीमारी का इलाज ना कर पाए। तो ये भी कुछ हद तक ओके है लेकिन उतना सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पायनियरिंग स्पिरिट्स शुड कंटिन्यू नॉट टू कंक्वर द प्लैनेट। ये बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी, चलिए थोड़ी तबीयत खराब है तो इसमें लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शुड बी द कंक्लूडिंग लाइन इन द आर्टिकल। कंक्लूडिंग लाइन क्या होना चाहिए? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नहीं, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद से है अवेयरनेस कैन बी स्प्रेड अमंग पब्लिक रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग डिजीजेस। कुछ हद तक ओके, लेकिन कंक्लूडिंग लाइन नहीं होगी। हेल्थ केयर इज़ अ सर्विस नॉट अ बिजनेस। ये हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है बच्चों, सजेशंस देते वक्त लास्ट की कंक्लूडिंग लाइंस में आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो अथॉरिटी की तरफ इशारा करता हो। और यहाँ पर है आवर गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड मेक श्योर दैट दिस सर्विस रीचेस दी कॉमन मैन, क्योंकि कॉमन मैन की ही प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो ये होगा आपका आर्टिकल। और लेट मी सी इफ़ आई कैन हैव एनी अदर एग्जाम्पल। एक दूसरा, आइए बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं ऐसा ही। वेनू इज़ अ मेंबर ऑफ को एग्जिस्टेंस अ स्कूल क्लब। तो वेनू एक अपने स्कूल क्लब के, जिसका नाम को एग्जिस्टेंस है, उसका मेंबर है और वो एक्टिवली प्रमोट करता है एनिमल राइट्स और उनके केयर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने पुअर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन के बारे में किया था, और ये एक वैसा ही कुछ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल राइट्स और उनकी केयर के बारे में बात करेंगे। तो उसने जो आर्टिकल लिखना है, उसने उसको एम्फसाइज़ करना है कि हमें क्रुएलिटी टू एनिमल्स, इसको कैसे प्रिवेंट करना है और इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। और दूसरा कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग पीसफुली को एग्जिस्ट करें इस पर। तो बेटा ये सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आर्टिकल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वेनू जो आर्टिकल लिखेगा वो इन दोनों बातों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन चुनते हैं। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर वेन्यूज़ आर्टिकल। तो वेन्यू के आर्टिकल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है भाई? ये भी हो सकता है मैन एंड एनिमल स्ट्रगल टू को एग्जिस्ट, रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़, ये भी कुछ हद तक हो सकता है। स्मार्ट मूव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी हो सकता है। रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और ये चारों हो सकते हैं, बट इन सब में सबसे परफेक्ट जो है वो है सी ऑप्शन, और वो है कि चलिए हम फ्यूचर को रीमॉडल करें पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ, है ना। तो ये सबसे सुंदर और सबसे अच्छा सटीक आर्टिकल का हेडिंग या टाइटल होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बच्चों पहले इसको समझना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑप्शन 1 to 4, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। ये पहला है, ये दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है वेनू इनमें से कौन सा चूज़ करेगा टू एलैबोरेट ऑन रीज़न फॉर क्रुएल्टी टू एनिमल्स।
आप ध्यान रखिएगा रीज़न। अब रीज़न इनमें से कहाँ मिल रहा है? क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल, रीज़न मटेरियलिज्म है, बिल्कुल है, ग्रीड भी है, पोचिंग और ओवरवर्क। तो हमने पेट को ये नीचे आप ध्यान से देखिएगा ज़रा, यूजिंग पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर वर्क टू अर्न मनी। ठीक है, हम पेट और वाइल्ड एनिमल्स को काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। ओवरवर्क, पोचिंग, ग्रीड और मटेरियलिज्म बिल्कुल सही है। हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एनजीओज़ और एनिमल शेल्टर्स, अब इसमें क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, मलिशियस इंटेंट एंड नेग्लेक्ट बिल्कुल होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं। एनिमल शेल्टर के नाम पर लोगों के दुर्भावना की वजह से, नेग्लेक्ट की वजह से क्रुएलिटी होती है दोनों के साथ। लेकिन क्या वाइल्ड एनिमल के साथ होती है, ये थोड़ा सा सवाल है। तो यहाँ ये तो होगा नहीं। पेट एनिमल्स के साथ होती है, वाइल्ड एनिमल्स के साथ गवर्नमेंट एजेंसीज़ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत तो नहीं होती, एनजीओज़ और एनिमल शेल्टर्स में। ठीक है ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जो ऑप्शन है वो है हार्म टू एनवायरनमेंट। अब इसमें किन किन चीज़ों से नुकसान पहुंचता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक कारण है भाई, ऑब्वियसली ये भी एक तरीके का क्रुएल्टी है। जो इंक्रीजिंग अब्यूज़ है वो भी है। लैक ऑफ कंपैशन बिल्कुल सही। पोचिंग जो है इसमें जो है पोचिंग एक कारण है। ग्रीड हमारा लालच, मटेरियलिस्टिक गेन, ये सब हार्म टू एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, ये नुकसान है। अब आते हैं कि मलिशियस इंटेंट होता है। मलिशियस इंटेंट क्या क्या शो करता है? मतलब मलिशियस इंटेंट है पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और प्रेजुडिसेस, हमारा लालच, हमने उनका जो हैबिटेट छीना वो, और हैबिटेट डिस्ट्रक्ट किया, और हम अलग ही अपने दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हम प्रेजुडिसेस को बढ़ावा देते हैं। नेग्लेक्ट में स्टारवेशन, इनसफिशिएंट हेल्थ केयर और अबंडनमेंट आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये सारे ऑप्शंस में से वेणु को रीजंस बताना है। तो भाई आप देख रहे होंगे इसमें, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि हर ऑप्शन में कोई ना कोई करेक्ट है ना, कुछ ना कुछ करेक्ट लग रहा है आपको। चारों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं एक तरीके से। लेकिन असली सवाल यहाँ नहीं है। असली सवाल आपसे पूछा गया है नेक्स्ट। इसमें देखिए, अच्छा चलिए, कभी कभी कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं दिया ना, तो कभी कभी दे देते हैं ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3, कभी दे देते हैं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, कभी कभी दे देते हैं ऑल। तो यहाँ कोई एक ऑप्शन चुनना है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये चारों चार्ट्स को आप ध्यान से देखें, चारों जो एक्सप्लेनेशन की गई है, सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन किया है मैक्सिमम टॉपिक कवर अप करते हुए, वही है ये। ठीक है ना। बाकी थोड़ा आधा अधूरा लग रहा है, बट ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। कि हम नेग्लेक्ट किस सेंस में करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं वो उनको भूखो, उनको ऑब्वियसली जो पेट हो चाहे वाइल्ड हो, उनको खाने को नहीं देते। भाई वाइल्ड तो चलिए आपके अप्रोच से दूर है, लेकिन पेट्स को तो देना चाहिए। हेल्थ केयर उनकी इनसफिशिएंट होती है। अबंडनमेंट, उनको त्याग दिया जाता है, स्पेशली पेट एनिमल्स को, जब तक उनकी केयर की और उसके बाद से आपने देखा होगा सड़कों पर, आप देखिए घूमती हुई गायें हैं, भैंस हैं, ठीक है ना, डॉग्स हैं इस तरीके से। तो मेलिशियस इंटेंट इसलिए कि हमारे लालच ने उनको हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पोचिंग कर रहे हैं, इलीगल हंटिंग कर रहे हैं, और हमारे प्रेजुडिसेस और डिस्प्लेस्ड इमोशन, हमारे इमोशंस करेक्ट नहीं है, लैक ऑफ कंपैशन है। तो कहीं ना कहीं क्रुएलिटी तभी होती है जब हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं है कंपैशन की, और हमारे इमोशंस डिस्प्लेस्ड है। तो ये पूरी तरीके से ये चार्ट डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हालांकि इसी क्वेश्चन के चॉइस में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए एक अलग चीज़ दी गई है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें है वाइल एलेबरेटिंग ऑन द कॉजेज फॉर क्रुएलिटी विच इज़ द कॉज वेन्यू शुड नॉट इंक्लूड। इनमें से कॉजेज बताते वक्त वेन्यू को क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? तो भाई एनिमल अब्यूज़ भी करेगा वो, एनिमल एक्टिविस्ट्स, डेलिबरेट निगलेक्ट और हैबिचुअल पोचिंग। तो कौन सा रिलेटेड नहीं है कॉजेज में? ये रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली चॉइस में था, लेकिन मैंने फिर भी चलो डिस्कस कर दिया। 26 क्वेश्चन है कि जो है विच ओपिनियन वुड हेल्प वेनू विद द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलिवेंट आइडियाज़ फॉर हिज आर्टिकल। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक बैठेगा जब वो रेलिवेंट आइडियाज़ की ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होगा, ऑर्गेनाइज कर रहा होगा? तो इनमें से कौन सा? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए बच्चों। इसमें से अब
सब पढ़ना पड़ेगा, है ना, लेकिन एक सीक्वेंस जो होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले वेनु का जो आर्टिकल है वो शुरुआत होगा कि भाई वो कंसर्न दिखाएगा, बहुत सारे केसेस जो क्रुएल्टी कर रहे हैं एनिमल्स के साथ उसके बारे में बताएगा, रीजंस एक्सप्लोर करेगा, फिर उनके इफ़ेक्ट बताएगा, फिर सजेशंस बताएगा और लास्ट में कंक्लूसिव आउटलुक देगा। तो भाई मेरे को तो फर्स्ट ही ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन आगे भी बढ़ते हैं, देखिए शायद आगे कुछ और हो। तो स्टेटिंग द इफेक्ट, भाई शुरुआत में ही इफेक्ट तो नहीं बताएगा, ठीक है ना, उल्टा हो गया ये, समझ में आ रहा है। और लास्ट में ज़रूर, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आप एक बार चेक कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ नंबर 1 पे ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नंबर 1 पे, तो ये तो गलत हो गया। अब हाँ, पर्पस आर्टिकल का इंट्रोड्यूस करिए, बिल्कुल करिए। पॉलिसीज़ और लॉस के बारे में बताइए, रीजंस बताइए, सजेशंस प्रोवाइड करिए और अवेयरनेस के लिए प्रेजेंट करिए। ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि क्वेश्चन में दिया था कि वेनु एक एक्टिविस्ट है जो एनिमल राइट्स और केयर के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्लेज कर लेने से कुछ नहीं होगा, एक कंक्लूसिव आउटलुक देना पड़ेगा, एक पीसफुल गो एग्जिस्टेंस की बात वो कर रहा है, वो उसका सजेशन देना पड़ेगा, जो इसमें इंक्लूडेड तो ज़रूर है। लेकिन ये रीजंस जो है ये गलत जगह पर हैं। रीजंस जो है कहीं, ये इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब आर्टिकल लिखने का आप पर्पज़ लिखते हैं तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं उस आर्टिकल को कि आप क्यों लिख रहे हैं, तो वहाँ वहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर्पज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हो। बाई लाइन में जहाँ आर्टिकल के राइटर का नाम लिखा आपने, आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हो, पर्पज़ नहीं लिखते आर्टिकल का, यू जस्ट इंट्रोड्यूस दी टॉपिक, यू डोंट राइट कि आई एम राइटिंग दिस आर्टिकल टू डू दिस, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ पॉइंट गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट, सिर्फ लॉ के बारे में बात करके या क्वेश्चनिंग लॉ को की ऑथेंटिसिटी एफिकेसी पे क्वेश्चन करके, सजेशंस देकर, अपील करके भी ठीक है, को एग्जिस्टेंस के लिए अपील करिए, सब पॉइंट ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ आर्टिकल बिल्कुल बीच में नहीं होगा, शुरू में भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ओके, 27 पे चलते हैं। 27 है, 27th क्वेश्चन है कि विच सजेशन फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर वेनूज आर्टिकल। वेनू के आर्टिकल के लिए सबसे अच्छा सजेशन होगा, मैं सीधे आंसर पे आ जाती हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा सिर्फ प्रोटेक्ट करने से नहीं, पेनलाइज, पोचर सिर्फ अकेले कारण नहीं है ना क्रुएल्टी टू एनिमल्स के लिए, इसलिए ये तो गलत हो गया। ह्यूमन लाइफ वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट बिल्कुल रिड्यूस करिए, उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को बैन करिए, क्रिएटिंग मोर, ये भी कुछ हद तक ओके है, लेकिन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो ऑलरेडी एनिमल राइट्स हैं, लॉज बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ, अवेयरनेस करते रहिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट कम करिए। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। ये इनकम्प्लीट था, नहीं तो फर्स्ट वाला भी हो सकता था। सिर्फ सेंचुरीज़ बनाकर और रिसर्च के बारे में प्रमोशन करके कुछ नहीं होने वाला है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं, सॉरी, ये आधा है, ये भी आधा है, ये इनकम्प्लीट है। हाँ, एक दो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। 28 पर आते हैं। 28 कहता है कि रीड अ सेंटेंस फ्रॉम वेनूज आर्टिकल ड्राफ्ट एंड हेल्प हिम कंप्लीट इट। अब उसने ऑलरेडी, वेनू ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है, आपको बस कंप्लीट करना है। तो एज एनिमल्स फाइंड देयर नेचुरल हैबिटेट श्रिंकिंग डेली, देयर इंटरेक्शंस विद ह्यूमंस कीप राइजिंग ऑफन टू द डैश ऑफ द ह्यूमंस एंड विद द डैश फॉर द एनिमल्स। बहुत समझना है बच्चों, इसको डिकोड करो, इसकी मीनिंग जो है आपको समझनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, इंसानों का जो एक थ्रिल है ना, कि हम जो इंटरेक्ट करते रहते हैं, एनिमल्स जो है दे फाइंड देयर नेचुरल हैबिटेट श्रिंकिंग, जानवरों का नेचुरल हैबिटेट दिन ब दिन जो है श्रिंक हो रहा है, उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है ह्यूमंस के साथ ये बढ़ रहा है। तो ये इंटरेक्शन देखिए अच्छा नहीं है, इनके बीच का को हम अभी भी पढ़ रहे थे ऊपर, तो इसमें यह है कि इनके बीच का एग्जिस्टेंस पीसफुल होना चाहिए, और हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऑफन टू द, अब इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि इंसान क्या है ना, थ्रिल, उसको थ्रिल है कि भाई जानवरों के साथ किस तरीके का करना है, इट गिव्स देम थ्रिल। सो इसलिए ये थ्रिल जो है कहीं ना कहीं इंसानों का, ये जानवरों के ऊपर इसके लीथल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो डेडली इसके रिजल्ट्स हैं, डिज़ास्ट्रस रिजल्ट है। तो थ्रिल की वजह से, सिर्फ डर नहीं है, सिर्फ इरिटेशन नहीं है, जॉय भी नहीं है, थ्रिल है, ठीक है बच्चों। विच कोट शुड वेन्यू यूज टू समराइज द सेंट्रल आइडिया।
सेंट्रलाइज आइडिया को समराइज़ करने के लिए वेणु को बिना सोचे हम इसको एक बार देख सकते हैं। एक बार आप पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाएगा, और वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। एक नेशन के ग्रेटनेस को और उसके मॉरल कैरेक्टर को, मॉरल प्रोग्रेस को हम कैसे जज कर सकते हैं? अगर हम जानवरों के साथ अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, हम ग्रेट हैं, हमारा मॉरल फैब्रिक बहुत अच्छा है। और अगर बाकी सारे तो थोड़े थोड़े टच कर रहे हैं, जैसे ये सिर्फ टाइगर के बारे में है, ये कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ भी इनकम्प्लीट है, तो आप इसको देख सकते हैं। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। 30th लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करूँगी। जल्दी से देखते हैं, फटाफट देखिए। सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप ये चेक लिस्ट चेक करिए, और आप बताइए सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ चेकिंग लिस्ट जो है, चेक लिस्ट क्या हो सकती है इस आर्टिकल के लिए। तो मैं सीधा इसका आंसर बता देती हूँ, और उसका आंसर है बी। क्योंकि बी इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 ही बी है, ठीक है ना। तो ये सबसे करेक्ट है। क्यों? अब मैं बस सीधे गलतियाँ बता दूँगी इसमें क्या गड़बड़ी है। जब आप चेक कर ले होंगे तो आप एक आई कैचिंग टाइटल देंगे जो थीमेटिकली रिलेटेड होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर एक कंटेंट ऐसा होगा जो एक बैलेंस्ड व्यू दे रहा होगा इश्यू के बारे में, उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बता रहा होगा, कॉज एंड इफेक्ट बता रहा होगा, उसके बाद से सजेशन बता रहा होगा, और फिर लास्ट में हम देते हैं कंक्लूजन, जिसमें हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, एंड अ बाई लाइन ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एक आर्टिकल के उसमें चेकलिस्ट में, जब आप चेक करते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम फर्स्ट पर्सन एड्रेस तो ऑडियंस से नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। बाकी सारे ठीक भी हैं, ओपिनियन भी होता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी होता है, डेजिग्नेशन और डेट एट द एंड बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें तो 2 पॉइंट गलत इंक्लूड किए, इसलिए गलत हो गया। इसमें आते हैं थॉटफुल कोट होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। एनालाइज करो, प्रॉज एंड कॉन्स हो सकता है। राइटर के एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड बाई लाइन नहीं होता है, एक्सप्रेशन ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन नहीं होता है, बाई लाइन में सिर्फ राइटर का नाम होता है, ठीक है। अब इसमें ये भी गलत हो गया। तो एक रेलेवेंट आइडिया होना चाहिए, रेलेवेंट डाटा एंड बाई लाइन एज टाइटल, नो बिल्कुल नहीं। ये चीज़ अलग होती है, टाइटल अलग चीज़ है, बाई लाइन अलग चीज़ है, और डेटा हम बॉडी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। कंटेंट दैट ऑफर्स, तो ये गलत हो गया हमारा, तो यही गलत हो गया ये। फिर भी आगे के कुछ पॉइंट दे सकते हैं। पब्लिशिंग बॉडी का भी नाम नहीं होना चाहिए, ये होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी पूरी तरीके से करेक्ट है, जिसमें सारे जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं वो चेकलिस्ट में होने चाहिए। चेकलिस्ट मतलब जब हम कर लेते हैं आर्टिकल, तो उसमें ये 5 पॉइंट हमने कवर अप करने होते हैं, ठीक है। तो विद दिस द वीडियो, yes, it is over now, and in next वीडियो आई विल बी टेकिंग अप लेटर, या फिर आपको अगर कुछ और चाहिए, कुछ और एडवर्टीज़मेंट के एग्जाम्पल में डिस्कस कर लूँ अलग अलग, तो मैं वो भी कर सकती हूँ अलग अलग सैम्पल पेपर से। तो विद दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, and yes, don't forget to like, share and subscribe, and I'm sure you're liking my videos, and this is surely going to help you in upcoming term 1 examination. All the best.